हेलो बच्चों, वेलकम टू इकोनीति। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ा था। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हमने हाफ पोर्शन किया था, जिसमें हमने नेचर ऑफ द इकोनॉमी और स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी को डिस्कस किया था। ऐसे दो फैक्टर्स जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, विच इज इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ। इकोनॉमिक पॉलिसीज में आप देख सकते हैं बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है। यहाँ पर एक एक करके सभी डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के साथ। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है वो इस चीज को डिफाइन करती है कि टेक्नोलॉजी क्या रहेगी प्रोडक्शन की। टेक्नोलॉजी से हमारा क्या क्या मतलब हो सकता है, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। किस तरह की टेक्नोलॉजी है देश में, किस तरह की टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाना चाहिए। अगर लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी को यूज करने पर कोई सब्सिडी है, कुछ अलग से बेनिफिट्स हैं, कुछ पॉलिसीज हमने इस तरह की लेके आए, तो कंट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा मिलेगी। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के लिए इंसेंटिव्स हैं तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, स्केल ऑफ ऑपरेशन है उसे भी हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से अफेक्ट कर सकते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अगर किसी इंडस्ट्री के एक्सपेंड होने पर अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दें तो स्केल कैसा रहेगा, मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल रहेगा। और अगर रेस्ट्रिक्शंस हटा दें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी हमें देश में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसीज के ऊपर। देखिए, हमारा जो देश है, इंडिया जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर की एक अलग इंपॉर्टेंस है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे देश के लिए। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं? पहली चीज आती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम पॉलिसीज लेकर आ सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम अलग अलग तरह की पॉलिसीज, जैसे कि लैंड से रिलेटेड पॉलिसीज लेके आ सकते हैं। आपके कोर्स में हम लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, सेक्शन 3 में या 2 में लैंड रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे। लैंड रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आए लैंड से रिलेटेड, जिसमें हमने लैंड को कंसोलिडेट किया। जो अलग अलग स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो छोटे फार्मर्स हैं, उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी कम रहती है, तो क्या कुछ पॉलिसीज लेके आए कि उन छोटे फार्मर्स की लैंड को हम कंबाइन कर दें। उससे रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे। फिर आता है लैंड के बाद सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी का मतलब जो प्रोडक्शन हम आज कर रहे हैं वो आगे तक सस्टेन्ड रहे, इन फ्यूचर भी प्रोडक्शन का वो लेवल जो हमने आज बना रखा है वो मेंटेन रहे। और प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाने के लिए हम ग्रीन रिवॉल्यूशन भी लेकर आए। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी लेके आए, जो कि एक काफी रिसर्च के बाद हमें मिला। और इन सभी के चलते एग्रीकल्चर कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ को डिफाइन करता है, ओवरऑल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। एग्रीकल्चर एक पूरा टॉपिक है आपका, सेक्शन 2 में है, वो हम तब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी की तरफ। ये फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी जो है आपके क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मूवमेंट को डिफाइन करती है। क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मूवमेंट, यूएस से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि एक्सचेंज पॉलिसीज हमारी कैसी है, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। या कोई एक इंडिविजुअल कस्टमर को यूएस से कोई सामान खरीदना है, तो आज के टाइम तो आप जानते होंगे कि बड़ा इजी है, पेपल के थ्रू या बिटकॉइंस के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं।
तो उससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज थी, पहले क्या थी, कैसे कैसे वो चेंज हुई, वो सब हम देखते हैं। और पहले हमारे देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और अब कैसा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो सेंट्रल अथॉरिटी है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, आरबीआई डिफाइन करता है कि $1 के बदले कितने रुपए दिए जाएंगे। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये काम आरबीआई नहीं, मार्केट करता है। मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आती है। एक चीज तो है एफडीआई, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरी चीज है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिए, क्या डिफरेंस होता है एफडीआई में और एफपीआई में। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ अपनी कोई यूनिट, जैसे कोई प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश कर सकती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बाहर की जो कंट्रीज हैं वो हमारे देश के शेयर्स खरीद सकते हैं, देश की कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। अब दोनों से ही एक तो हमें इन्वेस्टमेंट मिलता है, इन्वेस्टमेंट दोनों से ही मिलता है, इससे भी मिलता है और इससे भी मिलता है, दोनों से ही हमें इन्वेस्टमेंट मिलता है। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमें जो एक मेजर बेनिफिट मिलता है वो एम्प्लॉयमेंट का मिलता है। अगर बाहर से मान लीजिए कोई एप्पल है, एप्पल की कंपनी यहाँ आके स्टोर खोलती है, हाल फिलहाल में 2 स्टोर्स खोली हैं, तो उस स्टोर में जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं, तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट आपने कीनेसियन थ्योरी में भी पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि लास्ट सेमेस्टर की चीजें तो हम भूल गए होंगे। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझिए, अगर गवर्नमेंट कोई एक पुल बनाना शुरू करती है तो आप देखेंगे कुछ टाइम में जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहीं पे नीचे एक चाय की थड़ी खुल जाएगी। तो जो चाय की थड़ी गवर्नमेंट ने नहीं खोली है, गवर्नमेंट ने तो सिर्फ इतना ही इन्वेस्टमेंट किया था कि एक पुल बनाया जाए, लेकिन वहां पे एक नया बिजनेस शुरू हुआ है। तो ये है मल्टीप्लायर इफेक्ट कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना होगा उसका आउटकम उससे कहीं ज्यादा होगा। ये है मल्टीप्लायर इफेक्ट। इससे इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलता है, काफी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, ग्रोथ रेट बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। अब दोनों में सवाल ये आता है कि बेहतर क्या है, एफडीआई बेहतर है या एफपीआई बेहतर है। एफडीआई में तो बाहर की कंपनीज आ रही हैं, अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करेंगी, प्रॉफिट अर्न करेंगी। एफपीआई में बाहर से कोई कंपनी नहीं आ रही, हमारी ही कंपनीज को फंड्स मिलेंगे। दोनों में से बेहतर कौन है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं वीडियो पॉज करके, और मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। तो देखिए, दोनों में बेहतर है एफडीआई, क्योंकि अगर आप पास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखेंगे तो उससे हम कह सकते हैं कि ये सोर्स कैसा है, स्टेबल सोर्स है, जबकि एफपीआई एक वॉलेटाइल सोर्स है, वॉलेटाइल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का ये वॉलेटाइल सोर्स है। अब इसे हम स्टेबल और इसे वॉलेटाइल क्यों कह रहे हैं, देखिए जब कंपनीज में आके इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो जब हमारा मार्केट नीचे गिरता है तब फॉरेनर्स क्या करते हैं, वो अपना पैसा वापस ले जाते हैं। इसलिए ये जो है उस टाइम मंदी के समय में, रिसेशन के टाइम में हमें ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं रहता, वो वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई यूनिट एस्टेब्लिश कर दी है तो उसका पैसा वापस लेके जाना बहुत डिफिकल्ट है, जनरली नहीं जाता है। मंदी तो चलती रहती है इकोनॉमी में, थोड़ी बहुत, कभी बूस्ट भी रहता है, रिसेशन भी रहता है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, इसको हम देखने वाले हैं। लेकिन
जो पैसा आपने कर दी, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर चुके हो, जो यूनिट आप एस्टेब्लिश कर चुके हो, वो फिर यहीं पे रहता है अक्सर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखिए, ट्रेड पॉलिसीज की बात करते हैं। ट्रेड पॉलिसीज में अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद 1991 से पहले हमारी जो पॉलिसीज थी वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, और हम कोशिश करते थे कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाए। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हमारी पॉलिसीज थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हमारी पॉलिसीज हुआ करती थी। हमने ये सोचा कि जैसे आजादी से पहले ब्रिटिशर्स आए थे, वो ट्रेड करने आए थे, वो ट्रेड करने आए और हमारे देश पर राज करके गए, 200 साल का राज था। इसी तरह से अगर हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं किया तो फिर से बाहर की कंपनीज हमारे मार्केट को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगी और फिर से हमें गुलामी वाला वो दौर देखने को मिल सकता है। तो हमने सोचा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाते हैं। बट 1991 के बाद हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसीज को अपनाया। एक्सपोर्ट प्रमोशन, अब हमने ये पॉलिसी चेंज क्यों करी? पहले हम इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे, बाद में हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की कोशिश करी कि हमारे देश से सामान बाहर जाए, हमें हमारे देश की कंपनीज जो हैं, हमारे देश की जो फर्म्स हैं, वो बाहर के देशों में अपना सामान बेचे। ये हमने कोशिश करी। तो 1991 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमने ये कोशिश करी, अपनी पॉलिसीज को चेंज किया? 1991 में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, उसके बारे में हम आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। वहां पर हम इस चीज को और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या कुछ जरूरत पड़ी कि हमें अपनी पॉलिसीज को ही चेंज करना पड़ा। नाउ लेट्स डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसीज। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसीज में हम मनी सप्लाई की बात करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की बात करते हैं। और मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल अथॉरिटी, जो इंडिया में आरबीआई है। तो मॉनेटरी पॉलिसीज कौन लेके आ रहा है? आरबीआई लेके आ रहा है। जनरली दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज हम पढ़ते हैं। पहली होती है कॉन्ट्रैक्शनरी और दूसरी एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज में आरबीआई मार्केट से मनी को सोखने की कोशिश करता है, और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज में आरबीआई इकोनॉमी में मनी को रिलीज करता है। और ये दोनों पॉलिसीज के थ्रू आरबीआई इकोनॉमी में कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है, सेविंग को अफेक्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है, और इकोनॉमी पे एक अपना कंट्रोल बना के रखता है। इसके अलग अलग मेजर्स भी हो सकते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। वो हमने लास्ट सेमेस्टर का कोर्स है, उसमें आपकी मनी सप्लाई आपने पढ़ा होगा, वहां पे बात करी थी। फिस्कल पॉलिसीज में दो चीजें आती है, एक तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और दूसरा आता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, जो कि टैक्स के थ्रू जनरेट होता है। ये पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आती है। कहां लेके आती है? गवर्नमेंट बजट में। ये दोनों पॉलिसीज आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, बट इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेके आ रही है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आ रही है, और गवर्नमेंट अपने बजट में लेके आती है, जिसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से और टैक्सेशन को टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, which is economic conditions of a country. Now let's discuss about economic conditions of a country. देखिए, इकोनॉमिक कंडीशंस में हम किस तरह की कंडीशंस इंक्लूड करते हैं? डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल को इंक्लूड करते हैं। एक तरफ मैंने ग्रोथ लिया है, दूसरी तरफ टाइम। तो देखिए, इकोनॉमी जब बढ़ती है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रेंड कुछ इस तरह का रहता है, ग्रोइंग ट्रेंड है। लेकिन ये इकोनॉमी का एक्चुअल पाथ कुछ इस तरह का होता है। ट्रेंड तो इंक्रीजिंग है, लेकिन एक्चुअल पाथ कुछ ऊपर नीचे इस तरह का है। ये कौन से पॉइंट से इन सब का क्या मतलब होता है वो समझिए। देखिए, जब इकोनॉमी एकदम नीचे से ऊपर बढ़ रही है, तो वो स्टेज को हम नाम देते हैं रिकवरी स्टेज, इकोनॉमी की रिकवरी स्टेज। जब ट्रेंड लाइन से ऊपर बढ़ रहा है, तब हम उसे प्रॉस्पेरिटी का नाम देते हैं, प्रॉस्पेरिटी।
जब एकदम ऊपर पहुंच जाता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पीक। जब एकदम ऊपर से नीचे गिरने लगती है इकोनॉमी, उस स्टेज का नाम है रिसेशन। रिसेशन तो आपने शायद कई बार सुना भी होगा इस वर्ड के बारे में। मंदी वाली जो स्थिति होती है, जो अक्सर दुकानदार कहते हैं कि धंधा काफी मंदा चल रहा है, तो वो चीज यही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। फिर ट्रेंड लाइन से अगर नीचे इकोनॉमी रहती है तो उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। भाई हालत इतनी खराब हो गई कि डिप्रेशन ही हो गया, वो वाली स्टेज है। और एकदम नीचे वाली जो पॉइंट होता है उसका नाम होता है ट्रफ। और इससे दोबारा ऊपर बढ़ने लगे तो फिर से उसका नाम रिकवरी। तो ये इकोनॉमी की अलग अलग स्टेजेस हैं, बिजनेस साइकिल के अलग अलग स्टेजेस हैं जिससे इकोनॉमी गुजरती है। और ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को डिफाइन करते हैं कि एक देश में किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन उस समय में है, और ये इवेंचुअली हमारे उस देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है। सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए, और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है हमारे लिए। आपके इस लेक्चर्स को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, और आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो आप भी हमें मोटिवेट करते रहिए, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें। इस वीडियो के इस लेक्चर के सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नए लेक्चर में, और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल